तथाकथित रणनीतियां वो इस मुद्दे पे है। और याद करिए, बाई इलेक्शन में हम रामपुर जीते, हम आजमगढ़ भी जीते और आजम खां का गढ़ भी जीते। और पिछले चुनाव में क्या हुआ कि डिंपल जी भी चुनाव हारी और राहुल जी भी चुनाव हारे। ये दलितों का रिजर्वेशन इन प्रमोशन किसने खत्म किया था? कि समाजवादी पार्टी के गुंडे, मेरा शब्द, ये हैसियत या ये वो है कि मैं उन लोगों से पूछूं आप कहां से लड़ रहे हैं। मुझे दिल बनाना होता है लोगों के घर में, सुधांशु जी जवाब बनाना होता है लोगों के दिल में। तो ये किसानों से जाके कहते 100 दिन की बात है, रुक जाओ, हमारी सरकार आने वाली है, हम सब ठीक कर देंगे। जब जनता बदलाव करना चाहती है तो उखाड़ फेंकती है, ये याद रखिएगा आप। इनको भी पता है आएगा तो। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आगे लेके एक नई डिबेट, और डिबेट में बहुत से प्रवक्ता थे, परंतु मेन डिबेट सुधांशु त्रिवेदी और सुप्रिया श्रीनेत के बीच में हो रही है। डिबेट में सुप्रिया श्रीनेत बहुत ही परेशान सी नजर आ रही थी, और जो अंजना ओम कश्यप उनसे सवाल पूछ रही थी, उन सवालों से वो अपने आप को असहाय सा महसूस कर रही थी, क्योंकि यूपी में समाजवादी पार्टी ने उनको सिर्फ 17 सीटें ही लोकसभा की दी, जबकि कांग्रेस और कई सीटों पर भी दावा ठोक रही थी। इसी पे डिबेट चल रही थी और बेचारी वैसे भी परेशान थी, और उस पर सुधांशु त्रिवेदी अपने तर्कस से, निकलते तीर से उनको धो रहे थे, मतलब कि जले पे नमक छिड़क रहे थे। तो चलो देखते हैं इस मजेदार डिबेट। सुधांशु जी, नगीना जैसी सीटों पर 70% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है, और एक बहुत बड़ी वजह इस गठबंधन में आखिरकार सीट शेयरिंग, क्योंकि एक दिन पहले शाम में अचानक वाराणसी का कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने सुरेंद्र पटेल को डिक्लेयर कर दिया, जिसके बाद 17 पे ही कांग्रेस पार्टी मान गई। वो सब कुछ दिख रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि कई सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम कंसोलिडेशन अगर हो गया, बटा नहीं वोट, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। और आपके तो केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं 80+40 बिहार प्लस यूपी 120 हम जीत कर यहां दिखाएंगे। कैसे होगा? देखिए, जो आप बात कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक है। इनके गठबंधन या जो विपक्षी दलों गठबंधन का क्या उद्देश्य? वही है ना कि 20% पक्का है, 20% अपना है और 80 को टुकड़े टुकड़े करना है। तो सारी की सारी जो तथाकथित रणनीतियां वो इस मुद्दे पे है, परंतु अक्सर ये रणनीति सफल नहीं होती। एक और कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां 70% मुस्लिम है, रामपुर। और याद करिए, बाई इलेक्शन में हम रामपुर जीते। सोचिए, अभी शशि शेखर जी जो बातें बोल रहे थे उससे मैं एक बिंदु लेता हूं। कुछ सीटों का नाम लिया, साहब हम आजमगढ़ भी जीते और आजम खां का गढ़ भी जीते। ये तब है जिन सीटों पे कहा जाता है कि मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है, जो सपा के लिए सबसे सेफ मानी जाती थी। और पिछले चुनाव में क्या हुआ कि डिंपल जी भी चुनाव हारी और राहुल जी भी चुनाव हारे। तो यथार्थ यह है कि हम जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हम सबका साथ सबका विकास के साथ चल रहे हैं, और ये टुकड़े का जोड़ जोड़ के जो जिक्सा पजल होती है ना कि ऐसे बना के कुछ हमारा हो जाए। मगर एक यथार्थ बताता हूं। अच्छा, ये बताइए, पिछले 30 सालों में समाजवादी पार्टी का लोकसभा में सबसे शानदार प्रदर्शन क्या रहा है? 2004 में 35 सीटें, गठबंधन के साथ 38 सीटें। गठबंधन के साथ 38 सीटें इनका मैक्सिमम रहा है। अब आइए कांग्रेस का क्या रहा है? 2009 जब सोनिया जी के नेतृत्व में मामला चरम पे था, तब इन्होंने 21 या 22 सीटें जीती थी। ये इनका मैक्सिमम है। अब आप बताइए हमारा मैक्सिमम क्या रहा है पूरे 90 के दशक में? 51, 52, 1998 में 60 सीटें। 2004 और 9 हम बुरा दौर देखे, ये बात सही है। उसके बाद मोदी जी के आने के बाद जो हम लोगों ने उछाल मारी है, 73 सीटें, और सपा बसपा होने के बाद सीटें। हमारा न्यूनतम वोट देखिए, हमारा 90 के दशक में 32, 33, 34, 35% वोट था। फिर हम नीचे गए 23, 24% पे गए 2004 और 9 में। फिर हम 40 पे आए और 49 पे आए। यथार्थ समझिए, बहुजन समाज पार्टी का वोट, मैं दर्शकों से कहता हूं चेक करिए, 1990 के दशक से आज तक लगभग कांस्टेंट रहा है 19-20% के आसपास। उनका वोट डाइवर्ट नहीं हुआ है। सपा का कभी आगे जाता है, 28-27 इनका मैक्सिमम रहा है। जब इनकी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी 2012 में, तब 28-29% वोट के साथ बनी। तो भाई, वोट और सीट और चुनाव का परिणाम और आपस का घमासान, सारी बातों को देख लीजिए तो बिल्कुल स्पष्ट एक चीज नजर आती है कि भाई सपा और कांग्रेस, ये इससे पहले भी, और एक बिंदु और कह देना चाहता हूं, इन्होंने कहा बड़ा सामाजिक न्याय की बात सपा करती थी। ये दलितों का रिजर्वेशन इन प्रमोशन किसने खत्म किया था? सपा की सरकार ने खत्म किया था ना। ये दलित उत्पीड़न एक्ट के ऊपर डायल्यूशन किसने किया था?
सपा की सरकार ने आके किया था ना। और स्टेट गेस्ट हाउस कांड में जिसमें मायावती जी का बाकायदा कोर्ट में दिया हुआ बयान है कि समाजवादी पार्टी के गुंडे, मेरा शब्द नहीं हो, मेरी जान लेना चाहते थे। और गवर्नर किसका था? कांग्रेस पार्टी का। केंद्र में किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की। हमारे नेता जान पे खेल के नहीं गए होते स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी, तो पता नहीं क्या होता। और जातिवाचक शब्दों से बसपा के दलित विधायकों को ये लिखित बयान है, घसीट घसीट कर अपमानित करके कारों में भर के ले जाया जा रहा था। तो ऐसा नहीं है, सबको सबने देखा है। सुधांशु जी कुछ शब्दों का चयन करते करते कह गए इधर उधर के टुकड़े लोग जोड़ रहे हैं। भाई आप भी कुछ टुकड़े जोड़ लीजिए। क्या हो रहा है आरएलडी के साथ, क्या हो रहा है जेजेपी के साथ, क्या हो रहा है जेडीयू के साथ, क्या हो रहा है एलजेपी के साथ, क्या हो रहा है जेडीएस के साथ। अरे 38 का कुनबा तो आपने भी जोड़ा है। आप भी तो अपनी कोई सीट वीट शेयरिंग करते हुए दिखाइए। सुनने में आ रहा है बड़ी टक्कर मची हुई है, उस पर भी 2 शब्द बोलिए। अंजना जी, आपने मुझसे पूछा कि बिहार में जो एक यूनिटी ऑफ जो ऑपोजिशन थी, इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी, उसके तहत जीत हुई। देखिएगा इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव, जब जनता बदलाव करना चाहती है तो उखाड़ फेंकती है, ये याद रखिएगा आप। और यही होगा इस बार। किसानों के खिलाफ जो आप कर रहे हैं, जो बेरोजगारों के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, और जो इस देश में लोकतंत्र की आपने त्राहिमाम मचा दिया है। मैं 2 चीजें इस पर बोलना चाहती हूं और ये बोलनी जरूरी है। 30 सेकंड में ये बात मैं बोल के खत्म कर लूंगी। आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट कहता है इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो बिल्कुल खराब चीज है, लोकतंत्र के लिए खतरा, उसको खत्म किया जाए। चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में महज 36 वोट में आपकी सारी असलियत खुल के सामने आ गई। सबको पता चल गया अनिल मसीह का मसीहा कौन था। असलियत एक ये भी है कि कल आपकी प्रवक्ता ने, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने खुलासा किया कि उनके ऊपर बीजेपी ने कितना प्रेशर बनाया कि आप इंडिया गठबंधन में ना रहिए। आप इन सब चीजों से कुछ लोगों को डरा सकते हैं, कुछ लोगों को धमका सकते हैं। देश की जनता के सामने इस समय आप मोर्चा लेके खड़े हैं। कोई भी सरकार किसानों के साथ बर्बरता कर कोई चुनाव नहीं जीत सकती है। यह बात मैं डंके की चोट पर कहती हूं और इसके लिए आप मुझे जरूर 2024 के चुनाव के बाद बुलाइएगा और इस स्टूडियो में लताड़िएगा। रायबरेली सेफर सीट जो है राहुल गांधी को दी जा सकती है और प्रियंका जी लड़ सकती हैं अमेठी से। कुछ बताइए आप। तो नहीं लगता कि मेरी ये हैसियत या ये वो है कि मैं उन लोगों से पूछूं आप कहां से लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये नेतृत्व, ये खड़गे जी का डिसीजन होगा, ये राहुल जी का डिसीजन होगा, ये प्रियंका जी का डिसीजन होगा। कांग्रेस प्रेसिडेंट को और राहुल जी को जो ठीक लगेगा वो जरूर करेंगे। मैं एक बात लेकिन आपको वाउच करके कह सकती हूं 20 सेकेंड में, जिन 7 दिनों में चंदौली से लेके वाराणसी और उसके बाद प्रयागराज, प्रतापगढ़, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, कानपुर में जो मैंने देखा वो अभूतपूर्व था और उससे सरकार हिली हुई है और उसके चलते मुझे लगता है बड़ा बदलाव होने वाला है। सुधांशु जी थोड़ा सा और इंतजार करिए। शशि जी, लेकिन अगर एक मतलब हार्डकोर पॉलिटिशियन के तौर पर राहुल गांधी को तो अमेठी में उनको फाइट बैक तो करना चाहिए इस बार। आपकी क्या राय है बतौर पत्रकार? बतौर भारतीय नागरिक, बतौर उत्तर प्रदेश का मतदाता, मुझे लगता है कि राहुल गांधी को वहां से लड़ना चाहिए। उनकी सीट है, उनके पिताजी की सीट रही है और उन्हें वहां आजमाना चाहिए। अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं तो यही कहूंगा, मुझे इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है कि उनको अमेठी से जरूर लड़ना चाहिए और अपना दमखम दिखाना चाहिए। और अगर रायबरेली से लड़े तो? अब ये उनकी मर्जी है, लेकिन आपने मेरी एक सवाल पूछा, मैंने उसका जवाब दे दिया और वो मेरी इच्छा है, कोई माने या न माने उससे क्या होगा। सुधांशु जी अब आप जवाब दीजिए सुप्रिया जी की हर बात का। वो कह रही है जो किसान जिनके खिलाफ है उसको कभी आशीर्वाद नहीं मिले। ठीक है, एक सेकंड सुप्रिया जी 10 सेकंड मांग रही है, सिर्फ रुक जाइए। अंजना जी 10 सेकंड बोलिए। हाँ बोलिए सुप्रिया जी। 10 सेकंड क्योंकि बस 10 सेकंड क्योंकि है। आपने अमेठी का नाम ले लिया तो जो अमेठी की सांसद हैं, जो महंगाई और महिलाओं पर चुप हो जाती हैं, सांप सूंघ जाता है, सिर्फ राहुल गांधी का नाम सुनते ही जग जाती है, वो अमेठी के दौरे पर थी। उस दौरे में लोगों से बोल रही थी, किसी ने आके बोला कुछ मिल नहीं रहा है लाभ, कहने लगी तुम्हारे सोने के बुंदे, तुम गरीब कहाँ हो। दुकानदारों ने कुछ दिक्कत बताई, कहने लगी ये कैमरे हमारे दिखाएंगे वही जो हम चाहेंगे। किसी और ने कुछ कहा। तो ऐसे धमकाने से अगर आपको लगता है कि लोग जीत जाएंगे, आप बड़े बड़े मकान बना सकते हैं, दिल बनाना होता है लोगों के घर में, सुधांशु जी जवाब बनाना होता है लोगों के दिल में। सुधांशु जी जवाब दीजिए, अमेठी से ही शुरू कीजिए। देखिए, मुझे इस बात से प्रसन्नता हुई कि सुप्रिया जी ने उत्तर प्रदेश के अलावा सब विषय पे बोला।
वो दिल्ली चली गई, पंजाब चली गई, आम आदमी पार्टी के बचाव में चली गई और स्वामीनाथन जी पे बात किया। मतलब साफ है कि अब डिबेट में भी उत्तर प्रदेश पर बात करने के हालात बहुत कमजोर हो गए हैं। और मैं कहना चाहता हूं, रत्ती भर भी विश्वास होता इन लोगों में तो ये किसानों से जाके कहते 100 दिन की बात है, रुक जाओ, हमारी सरकार आने वाली है, हम सब ठीक कर देंगे। पर इनको भी पता है आएगा तो मोदी ही, इसलिए सिर्फ आकर यहां पर बात करनी है। हकीकत इनको भी पूरी तरीके से पता है। अच्छा, जहां तक अमेठी की बात है, ये इनका निर्णय, मैं मानता हूं इनकी पार्टी का निर्णय, इनकी पार्टी का जो भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी, इलेक्शन कमेटी होगी वो निर्णय लेगी। मगर हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। साहब, स्मृति ईरानी ने हरा दिया। सोचिए, वो अमेठी रायबरेली जो कभी नहीं हारे 1977 के अलावा। मैं अंजना जी बताना चाहता हूं, जो दोनों पार्टियां मिली हैं अभी, जैसे एक बात आई कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी, उनके पिताजी वहां से रहते थे। देखिए दोनों लड़कों ने कहां पहुंचाया अपनी पार्टी को। राजीव गांधी जी 400 की मेजॉरिटी तक लाए थे, राहुल गांधी जी 44 पे ले आए। मुलायम सिंह जी ने 1989 में पार्टी खड़ी की और कितने प्रकार के राजनीतिक कौशल दिखाए। पहले चौधरी अजीत सिंह को झटक के सीएम बने, फिर वीपी सिंह का साथ लिया, फिर वीपी सिंह को झटक के चंद्रशेखर जी के पास गए, फिर काशीराम जी को लिया, फिर काशीराम जी को झटका दिया और अंततः सबको झटकते हुए वो 2012 में अपने दम पर स्पष्ट बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में सपा के ले आए। अगले चुनाव में अखिलेश जी को बनाए, वो 57 पे ले आए। तो अब आप दोनों समझ सकते हैं कि दोनों की क्या क्षमता है। दोनों कुल गौरव, कुल कमल दिवाकर ने किस प्रकार का अपना गौरवान्वित किया है। तो मुझे लगता है उसको समझने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता उनकी क्षमता और इतिहास दोनों को समझ। तो देखा आपने किस तरीके से सुधांशु त्रिवेदी और अंजना कश्यप ने मैडम की बोलती बंद कर दी। मैडम वैसे भी परेशान थी और बेचारी को सवालों से भी असहाय महसूस हो रहा था। तो आई होप कि आपको डिबेट पसंद आई होगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।